नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है समायोजन यानी एडजस्टमेंट की तैयारी शुरू होगी नई पारी। तो मध्य प्रदेश में संगठनात्मक और सत्ता की अगर हम बात करें, बीजेपी की बात करें, रूलिंग पार्टी की बात करें, तो सत्ता और संगठन दोनों में एडजस्टमेंट की तैयारी शुरू हो गई है। एक तरफ जहां जल्दी ही इंतज़ार की घड़ियां खत्म होंगी, एल्डरमैन और उसी के साथ निगम मंडल, इनकी सूची सामने होगी, वहीं अप्रैल में तैयारी है कार्य समिति की बैठक की। अप्रैल में होगी प्रदेश कार्य समिति की बैठक और उसके बाद हर 3 महीने कार्य समिति की बैठक जो शेड्यूल के मुताबिक होगी। और इसी के साथ मंत्रिमंडल के समायोजन या विस्तार या एडजस्टमेंट, जो भी समझे आप, उसकी भी सुगबुगाहट है। हालांकि ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। जब वो दिल्ली गए थे तभी से ये सवाल उठ रहे थे, क्योंकि 2 सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर भी उसी समय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिले थे। तो ये चर्चा काफ़ी तेज़ है कि क्या मध्य प्रदेश में संगठनात्मक और सत्ता के स्तर पर बात करें तो मंत्रिमंडल में क्या कोई फेरबदल संभावित है या किसी तरह की तैयारी अभी नहीं है। ये चीज़ें मुख्यमंत्री जानते हैं और भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व जानता है, क्योंकि बीजेपी इसे लेकर अब बहुत ही एक ऐसी पार्टी के तौर पर सामने आती है जिसके बारे में कोई भी टीका टिप्पणी करना जोखिम लेने की तरह है कि ये होने वाला है, ये हो जाएगा, ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है बरा। लेकिन ऐसी चर्चा ज़रूर है। तो आज इसी पर हमारी डिबेट है, लेकिन सबसे पहले देखिए हमारी ये रिपोर्ट और उसके बाद डिबेट की तरफ चलेंगे। होली के पहले दिल्ली में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की पीएम मोदी समेत कुछ वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात हुई थी। इसके अलावा कैबिनेट के कुछ वरिष्ठ मंत्रियों ने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की। अब इन मुलाकातों का असर कुछ राजनीतिक नियुक्तियों और एमपी में कैबिनेट विस्तार की अटकलों के रूप में दिखाई दे रहा है। सियासी गलियारों में चर्चा है कि आने वाले दिनों में मंत्रिमंडल में विस्तार या फेरबदल हो सकता है और इसका मुख्य आधार पिछले 2 साल के परफॉर्मेंस हो सकते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में अपने वरिष्ठ नेतृत्व से संवाद, समन्वय, दिशा निर्देश, मार्गदर्शन, ये बड़ी स्वाभाविक और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। बाकी मंत्रिमंडल विस्तार माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है और वो गुण दोषों के आधार पर आवश्यकता अनुसार जब लगेगा निर्णय लेंगे, पर किसी मुलाकात को इससे जोड़ा जाना, मुझे लगता है ये भारतीय जनता पार्टी की पद्धति नहीं है और संपर्क, संवाद, समन्वय निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। परफॉर्मेंस के अलावा भी कई सियासी हालात का असर मंत्रिमंडल विस्तार में दिख सकता है। पश्चिम बंगाल और आसाम जैसे बड़े राज्यों के चुनावों में कुछ अनुभवी और वरिष्ठ नेताओं को लगाया जा सकता है। वहीं ऐसे कुछ अनुभवी चेहरों को भी जगह मिल सकती है जिनके पास फिलहाल कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं है। कहा यह भी जा रहा है कि क्षेत्रीय और जाति संतुलन भी इस फेरबदल के जरिए बिठाया जा सकता है। हालांकि कांग्रेस इस अटकल को बीजेपी की अंदरूनी खींचतान से जोड़कर देख रही है। मंत्रिमंडल का विस्तार होना चाहिए, सबको काम के लिए वो लोग उम्मीद लगाए हैं, पर मैं आपको बड़ा इस बात पर मुझे भाजपा के नेताओं की वर्तमान स्थिति को देख के बड़ा दुख भी होता है। सब कुछ लोग यहाँ बिना मतलब का सरफटव्वल चल रहा है और सारी सब चीज़ें कुल मिलाकर के 2 लोगों से तय होती हैं। बीजेपी के लिए मध्य प्रदेश वो राज्य रहा है जहां से वो पूरे देश के लिए एग्जाम्पल सेट करती रही है। पिछले कुछ सालों में बीजेपी ने परफॉर्मेंस को वरिष्ठता से ज्यादा तवज्जो दी है। क्या इस संभावित मंत्रिमंडल विस्तार से भी कुछ ऐसा ही संदेश पूरे देश में जाने वाला है? तो अब ये तय मानिए कि बीजेपी इलेक्शन की तैयारी कर रही है, क्योंकि सिविक बॉडीज इलेक्शन, पंचायत इलेक्शन और हो सकता है कुछ बाय इलेक्शंस भी भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनाव के पहले रहेंगे। और जाहिर तौर पर बीजेपी ये मैसेज ज़रूर देना चाहेगी कि जब वो तिरुवनंतपुरम जैसी सिविक बॉडी पर केरल की कब्ज़ा कर सकती है, तो मध्य प्रदेश जो उसका सबसे स्ट्रॉन्ग होल्ड है, जहाँ 30 की 30 लोकसभा सीटें उसके पास हैं और 160 प्लस का विधानसभा का मैंडेट है, तो वो सारी जितनी भी सिविक बॉडीज़ हैं, बड़ी नगर निगम हैं, नगर पालिका हैं, उन सब पर वो कब्ज़ा रखे और आगे बढ़े। बहरहाल चुनौती आसान नहीं है, चुनाव हमेशा एक कड़ी चुनौती होता है। हमारे सवाल देखिए, क्या बीजेपी एक एडजस्टमेंट की तैयारी में जुटी है? समायोजन यानी एडजस्टमेंट। दिल्ली में सीनियर लीडर्स के बीच हुई बैठक में
क्या कोई रोड मैप, कोई एक प्लान तैयार हो गया है जिस पर एग्जीक्यूशन अब होना है, उस पर अमल होने जा रहा है? क्या नेताओं का परफॉर्मेंस ही उनके असेसमेंट का आधार बनेगा? यानी नेताओं का, मंत्रियों का या संगठन की नियुक्तियों की भी बात करें तो जो उनका प्रदर्शन होगा, जाहिर है वही इसका आधार बनेगा। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिलिए। स्टूडियो में मेरे साथ हैं हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनोज सैनी। बहुत स्वागत करता हूं मनोज रहेंगे हमारे साथ। पंकज चतुर्वेदी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, लेखक, मोटिवेशनल स्पीकर, उनका बहुत स्वागत है। और मिथुन अहिरवार जी हैं, युवा नेता, प्रवक्ता और एआई के पीएचडी की तरफ बढ़ने वाले हमारे साथी। में बता देंगे वो तो मैं करेक्ट कर लूँगा कि पीएचडी हो गई है, तो उनका भी बहुत स्वागत करता हूं। और वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक दिनेश जी हमारे साथ हैं, दिनेश गुप्ता जी, उनका भी मैं बहुत स्वागत करता हूं। दिनेश जी, पहला कमेंट आपका लेकर हम आगे बढ़ेंगे। कैसे देखते हैं आप, और क्या आपको लगता है कि मंत्रिमंडल विस्तार की अभी कोई गुंजाइश बनती हुई दिखती है? मेल मुलाकात, चर्चाएं होना अपनी जगह है, लेकिन आप मध्य प्रदेश की राजनीतिक ज़मीन के हर पेंचोखम को बखूबी समझते हैं। इन परिस्थितियों में आप क्या देखते हैं कि क्या सिर्फ संगठनात्मक कुछ नियुक्तियां या मंत्रिमंडल की तरफ भी मामला फेरबदल की तरफ भी बढ़ सकता है? जी, जितने भी लंबित मामले हैं मंत्रिमंडल से लेकर संगठन, निगम मंडल, इन सब के अब जो है ना निपटारे का वक्त आ गया है। मुख्यमंत्री, मुझे लगता है कि इनकी जो प्रायोरिटी है इस वक्त सबसे ज़्यादा इसी पर है। और ये देखिए, अभी तक जो चीज़ें शरद जी रुकी हुई थी वो दिल्ली की राजनीति के हिसाब से आप देखेंगे कि वहाँ भी बहुत कुछ घट रहा है। बिहार से जिस तरह का हमने इस वक्त देखा कि नीतीश कुमार जी दिल्ली जा रहे हैं, तो दिल्ली में भी निश्चित तौर पर बहुत सारे बदलाव होने वाले हैं। उस बदलाव के बाद संगठन में भी वहाँ दिल्ली के में नितिन नवीन जी की भी टीम है। ये मध्य प्रदेश की बारी या अन्य जो भी राज्य जहाँ इस तरह की परिवर्तन अपेक्षित हैं, वो सब दिल्ली में जब व्यापक परिवर्तन हो जाएंगे, दिल्ली में एडजस्टमेंट हो जाएंगे, उसके बाद ही हम उम्मीद कर सकते हैं। वैसे भी आप देखिए, पुराने जो शिवराज जी का कार्यकाल भी देखेंगे ना कि पार्टी केवल 5 साल में 2 बार से अधिक बार कोई फेरबदल नहीं करती है। यदि उसे निगम मंडल भी बनाना है तो भी वो 2 साल तक इंतजार कराती है, उसके बाद निगम मंडल में नियुक्ति करती है। यही स्थिति मंत्रिमंडल में है। उसका अभी तक का जो ट्रेंड है कि बहुत ज़्यादा वो मंत्रिमंडल से लोगों को बाहर नहीं दिखाती, ना असंतोष को बढ़ाने की कोशिश करती है। सामान्यतः वो जो यथास्थिति को बनाए रखती है, जो शुरू में जो लोग आ गए हैं उसको कोशिश करती है कि वो आखिरी चुनाव तक उसको बना के रखें। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन जाहिर है कि परिस्थितियां सबसे महत्वपूर्ण मूल्यांकन करता होती हैं, और परिस्थितियां केंद्रीय नेतृत्व की दृष्टि में भी होंगी ही, और निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में केंद्रीय नेतृत्व का मैसेज भी साफ होगा। तो मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार, उनकी चर्चा केंद्रीय नेतृत्व के साथ, और आगे क्या परिस्थिति है। मनोज, एक छोटा कमेंट आपका भी, कैसे देखते हैं आप कि किस तरफ हम बढ़ रहे हैं? संगठनात्मक विस्तार तो तय है, लेकिन ये भी है कि कुछ कैबिनेट को लेकर भी काफ़ी सुगबुगाहट है। जी देखिए शरद जी, ऐसा लगता है जिस तरह की चीज़ें दिखाई दे रही है, एक तो ये कि मुख्यमंत्री को भी 2 साल से ज़्यादा हो गया है, और इस बीच में समीक्षाएं, तमाम तरह की चीज़ें देखने को मिली। तो स्वाभाविक है कि कोई भी कप्तान होता है तो वो अपने तरह से अगले 3 साल में, क्योंकि अब चुनावी वर्ष शुरू होने वाले हैं, 26, 27 जैसे जैसे सामने आएगा, फिर 28 आ ही जाएगा। 28 के बीच में कुंभ भी होना है, तो उससे पहले दूसरी तैयारियाँ भी देखना पड़ेगा। तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा इस तरह के आसार नज़र आ रहे हैं जिसमें मंत्रिमंडल का विस्तार भी होगा। और आप देखिए कि मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसके पास ऐसे बड़े जिम्मेदार नेता है जो अलग अलग राज्यों की जिम्मेदारी निभा सकते हैं, जिन्होंने चुनाव में जाकर अपना बहुत बेहतर परफॉर्मेंस दिया है। तो जो केंद्रीय संगठन है वो भी चाहेगा कि कुछ लोगों का वहाँ इस्तेमाल किया जाए। और जैसा दिनेश जी कह रहे थे, निश्चित रूप से दिल्ली में जो चीज़ें परिवर्तित होगी उसका असर मध्य प्रदेश पर भी दिखाई देगा, लेकिन होगा ज़रूर। अब इसमें बहुत ज़्यादा वक्त तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, फिर भी अप्रैल के फर्स्ट वीक में या मार्च जाते जाते कुछ दिखाई दे सकता है, और तैयारियां लगभग उसकी हो चुकी है, ऐसा नज़र आता है। मिथुन जी, कैसे देखते हैं आप? आपका विषय नहीं है, जाहिर है बीजेपी का विषय है, और आप वहाँ बैठकर सिर्फ कमेंट ही कर सकते हैं, लेकिन उससे भी क्यों चूका जाए, क्योंकि बीजेपी कांग्रेस दोनों एक दूसरे के मसलों पर खुलकर बोलते हैं। तो स्वागत है आपकी टिप्पणी का भी। पंकज जी उत्सुक हैं कि मिथुन जी क्या बोलने वाले हैं इस विषय पर। जी देखिए सर, अगर भाजपा की पार्टी के किसी कार्यकर्ता को उपकृत करने के लिए कोई पद देने की बात होती तो ये संभवतः हमारा विषय नहीं होता।
लेकिन मंत्रिमंडल, सरकार, ये प्रदेश के हर नागरिक से जुड़ी होती हैं और हम विपक्ष के रूप में भी और एक नागरिक के रूप में भी ये महसूस करते हैं कि इस सरकार का परफॉर्मेंस पिछले 2 साल में ठीक नहीं रहा है। तो अगर भारतीय जनता पार्टी भी ये महसूस करती है कि परफॉर्मेंस के आधार पर अपने कुछ मंत्रियों को हटाया जाना चाहिए, कुछ नए लोगों को लाया जाना चाहिए, तो भाजपा को इसमें स्पष्टता लानी चाहिए। इसके साथ साथ यदि निगम, मंडल, प्राधिकरण, आयोग, इन सब में जो नियुक्तियां होती हैं, ये भी केवल कार्यकर्ता को उपकृत करने का एक टूल नहीं है, ये भी किसी ना किसी मंत्रालय से अटैच होते हैं और जनता की रोजमर्रा की जरूरतें कहीं ना कहीं इनसे जुड़ी होती हैं। कोई आयोग, कोई प्राधिकरण जो है वो घर देता है, कोई सड़क की व्यवस्था करता है, कोई अनाज की व्यवस्था करता है, तो जनता के काम भी इससे रुके हुए हैं। अब भारतीय जनता पार्टी की परफॉर्मेंस की यदि बात आए तो हम विपक्ष के तौर पर तो उसकी स्क्रूटनी कर ही रहे हैं, लेकिन हम ये भी देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में ही जो कि सबसे बड़े आपके अधिकारी हैं, जो कि मुख्य सचिव हैं, वो स्वयं कह देते हैं कि मुख्यमंत्री जी का कहना है कि कलेक्टर बिना पैसे लिए काम नहीं कर रहे हैं। तो आपके परफॉर्मेंस को दर्शाता है। अगर आपके ही मुख्यमंत्री रहे व्यक्ति शिवराज चौहान जी कह रहे हैं कि जब मैं मुख्यमंत्री था तो अमेरिका से बेहतर सड़कें होती थी, अब जब से मैं मुख्यमंत्री नहीं, उनका आशय ये है, तो अब से लोग सेल्फीज डालने लगे हैं सड़कों में गड्ढों की। अगर आपके ही मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी कहते हैं, क्योंकि वो संसदीय कार्य मंत्री भी हैं, इसलिए यदि वो विधानसभा में कहते हैं कि यहाँ का सचिवालय जितनी दक्षता से काम कर रहा है, अगर वैसा ही दक्षता से मंत्रालय काम करने लगे तो बेहतर स्थितियां हो जाती। तो इन सब बातों को लेकर, इन विषयों को लेकर के आपके जो मंत्री हैं वो इंटरेस्टेड है भी कि नहीं काम करने में। नागर सिंह चौहान जी क्या इस्तीफे की धमकी कई बार नहीं दे चुके? इन सब बातों को लेकर को आपका आना चाहिए। और शरद जी, आपसे एक जरूर मैं अपडेट करना चाहूंगा, जो आपने पीएचडी का पूछा था, तो मेरी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स होती है 2 एससीआई पेपर की, वो मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। इसके बाद मेरे गाइड जब भी आदेश करेंगे, शायद वो संभवतः एक पेपर और चाह रहे हो, तो उस जब भी उनका आदेश होगा मैं थीसिस सबमिट करूंगा और इसके साथ मैं अध्यापन का कार्य एक यूनिवर्सिटी में शुरू कर चुका। और आपका आला कमान भी गाइड की तरह आपका मूल्यांकन करे उसके लिए भी, और वो भी आपकी पीएचडी पूरी हो और वो विधायकी की तरफ बढ़े, ऐसी शुभकामनाएं हमारी तरफ से ग्रहण कीजिए। पंकज जी, कैसे देखते हैं? आपके मित्र ने तमाम चीज़ें भी गिना दी हैं कि भैया मंत्री ठीक से, उनका आरोप समझ लीजिए, दावा समझ लीजिए कि मंत्री खुद ही असंतुष्ट हैं। कुछ और नाम लेकर उन्होंने टिप्पणी की है कि वो भी असंतोष, कथित रूप से असंतोष की तरफ जाती है। कैसे देखते हैं आप? और संगठनात्मक विस्तार और फेरबदल, इस पर भी एक टिप्पणी आप। देखिए सर जी, पहले तो मिथुन को शुभकामनाएं कि जल्दी उनके नाम के आगे डॉक्टर मिथुन लगे, और योग्य आदमी है, पढ़ लिखने वाले में व्यक्तिगत तौर पर बड़ा आदर करता हूँ मिथुन का, अच्छे व्यक्ति है। और जहां तक राजनीतिक विषय शरद जी, तो टीका टिप्पणी के आधार पर भारतीय जनता पार्टी कभी भी राजनीति नहीं करती। और यदि कांग्रेस की टिप्पणियों के आधार पर, कांग्रेस के आस के आधार पर, कांग्रेस के अनुमान के आधार पर यदि राजनीति कर रहे होते तो हम शायद लगातार 2 दशक अधिक समय जनता की सेवा न कर पाते। भारतीय जनता पार्टी के शरद जी लक्ष्य बहुत स्पष्ट है कि हमने बहुत साफ तौर पर 2023 के घोषणा पत्र में बहुत सारी चीजें लिखी, जिनमें प्रमुख तौर पर लिखा कि मध्य प्रदेश को देश के शीर्ष राज्यों में लेकर जाना है। अभी हमने बीमारू से विकसित की यात्रा तय करी है। अभी मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय जो 11,000 कांग्रेस के जमाने की थी, वो अब बढ़कर 1,70,000 है। 1,40 पिछले चुनाव के पहले थी, अब बढ़कर 1,70 हो गई। उसको 2,88 लेके जाना। मध्य प्रदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य, खेत कल्याण, मजदूर, किसान, नौजवान, सड़क सुविधा, मानव संसाधन, हर विषय पर माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं पहल कर रहे हैं। विशेषकर उद्योग और रोजगार को लेकर मुख्यमंत्री जी की विशेष रुचि है। जहां तक मंत्रिमंडल का विषय शरद जी, मंत्रिमंडल विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी का अधिकार क्षेत्र होता है राज्यों के संदर्भ में, केंद्र प्रधानमंत्री जी का। और मुख्यमंत्री जी को संविधान ये अधिकार और पात्रता दोनों देता है कि वो समय अनुकूल यदि आवश्यक लगे तो अपनी टीम में परिवर्तन कर सकते हैं और किसी को भी स्थान दे सकते हैं अपनी टीम में जिसको माननीय मुख्यमंत्री योग्य मानते हो। तो ये विषय मुख्यमंत्री जी के परिधि का विषय और मुख्यमंत्री तय करेंगे। जहां तक केंद्रीय नेतृत्व से प्रदेश अध्यक्ष जी और माननीय मुख्यमंत्री जी दोनों हमारे माननीय नेताओं की भेंट का संदर्भ है, तो शरद जी, भारतीय जनता पार्टी में आप नोटिस करिएगा कि संवाद की एक नियमित प्रक्रिया है और हमारे सारे नेता, चाहे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी हो, माननीय मुख्यमंत्री जी हो, हम सब नियमित अंतराल पर दिल्ली के हमारे नेताओं से जाते हैं, मार्गदर्शन देते हैं। यदि आवश्यकता होती है तो केंद्रीय नेतृत्व भोपाल में आता है। तो संवाद के आधार पर, भेंट के आधार पर ये अनुमान लगाना कि मंत्रिमंडल का परिवर्तन है या जो अनुमान कांग्रेस पार्टी लगाती है वो वैसा उचित नहीं है। हमारा एक ही लक्ष्य है कि जो हमने लिखित में घोषणा पत्र में कहा
उसको 100% से अधिक पूर्ण करना। पंकज जी, जो ये बताइए श्रेष्ठ ना सेवा कि क्या का- क्या अभी कोई संभावना नहीं देख रही है पार्टी मंत्रिमंडल में फेरबदल देखिए या शरद विस्तार की? शरद जी, राजनीति अनंत और असीमित संभावनाओं जी का फील्ड क्षेत्र है। जी और कब किस समय काल परिस्थिति के आधार पर कौन सा राजनीतिक व्यू रचनी पड़े, भारतीय जनता पार्टी भी ये करती है और बिल्कुल। संपूर्ण कांग्रेस भी ऐसा करती होगी। जी हाँ जी हाँ, तो चलिए मैं मुझे लौटता लगता हूँ है कि मैं लौटता हूँ, लेकिन बड़ी कल्ट क्लासिक टिप्पणी है आपकी। दोनों दरवाजे आपने खुले रखे हैं। एक तरफ आपका कहना है कि टिप्पणियों के आधार पर कुछ होता नहीं है, और दूसरी तरफ आपने कहा अनंत संभावनाओं के द्वार खुले हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये राजनीति में बिल्कुल ठीक बात है। आपने जो कहा वो अक्षरशः बिल्कुल वर्ड टू वर्ड वो सत्य है। दिनेश जी, परिस्थितियों को अगर हम देखें तो अभी जिस तरह के हमने एग्जाम्पल्स देखे कुछ और राज्यों के, गुजरात की अगर मैं बात करूं, जहां कैबिनेट मिनिस्टर्स और तमाम मंत्रियों को 16 मंत्रियों को बदल दिया गया था, वो एक अलग परिस्थिति होती है, क्योंकि वहां जिस तरह का प्रदर्शन रहा विधानसभा चुनाव में, आम आदमी पार्टी की पोजीशनिंग जिस तरह की रही, कांग्रेस की पोजीशनिंग जिस तरह की रही, वो जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने उसे बहुत काफ़ी उच्च स्तर पर टेकअप किया और उसके आधार पर निर्णय हुए। मध्य प्रदेश में अगर आप देखें तो मैं ये नहीं कहूँगा कि टक्कर नहीं है, कांग्रेस हमेशा एक मजबूत प्रतिद्वंद्वी है, लेकिन फिर भी अभी ऐसा कोई गणित या इक्वेशन क्या आपको नज़र आया कि यहाँ भी आपको लगता है कि एकदम से किसी बड़े परिवर्तन की आवश्यकता बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व महसूस कर रहा है? देखिए, जो परिस्थितियां हैं वो उसे हम अभी मौजूदा जो भी राजनीतिक घटनाक्रम है बहुत सामान्य परिस्थितियां नहीं कहते। भारतीय जनता पार्टी को हम देखते हैं कि जब संगठन आधारित दल है, संगठन सब कुछ तय करता है, और इसके बावजूद यदि कहीं ना कहीं मंत्रियों में कुछ बेचैनी है, विधायकों में कुछ बेचैनी है, और लोगों को एक आम शिकायत है कि कोई काम उनका नहीं हो रहा है, चाहे विधायक हो या कोई भी हो, तो जो सरकार से शिकायत है उसको तो दुरुस्त वो करेंगे। कैसे करते हैं? बड़ा पर फैसला करते हैं, छोटे फैसले में करते हैं। लेकिन लोकतंत्र में या दिनेश जी जो ये है ये और कोई शिकायत तरीका हर होता है। सरकार से देखिए, हमेशा बनी रहती है, वो कितनी भी अच्छी परफॉर्मर क्यों ना हो। नहीं, लेकिन अभी कुछ ज़्यादा है शरद जी, ये मतलब असामान्य स्थितियां हैं जो भारतीय जनता पार्टी की इतने सालों से सरकार है, कभी ऐसा दिखता नहीं था। जो भी वाकयात हो रहे हैं, चाहे भ्रष्टाचार के जिस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं, ये कोई सामान्य परिस्थितियों को नहीं कह सकते। इसको भी पार्टी देख रही है कि उनको जो है इनको किस तरह से इनका निराकरण करना है, परिस्थितियों को सामान्य किस तरह से करना है, क्योंकि जो है हर मंत्री की जिम्मेदारी है, हर मंत्री का परफॉर्मेंस है। जब आप उसके आकलन की बात करते हैं तो उसको भी सुना जाएगा कि हमें कोई यदि फैसला लेना है तो दोनों पक्षों को सुनकर करेंगे। उस फैसले के बाद जो भी निकलेगा, भारतीय जनता पार्टी में तो है कि वो सब स्वीकार करते हैं। तो वो उस स्टेज पर अभी जो इनकी एक लंबी प्रक्रिया है, हमने देखा था ना कि राष्ट्रीय अध्यक्ष भी कितने लंबी प्रक्रिया के बाद निकल कर आया था। तो भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ आसानी से नहीं होता, विचार प्रक्रिया बहुत लंबी चलती है। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। आपने एक और बड़ा इंपॉर्टेंट हिंट दिया था कि इस समय राष्ट्रीय स्तर पर भी नीतीश कुमार जी का जो एक घटनाक्रम सामने आया है वो भी बड़ा महत्वपूर्ण है। और क्या ये एक नीतिगत निर्णय के तौर पर होगा बीजेपी में कि वरिष्ठ नेता अगर अपनी पोजीशनिंग बदलते हैं, अगर वो स्टेट में हैं, इम्पॉर्टेंट पद पर हैं, और वहाँ से वो केंद्र की तरफ रुख करते हैं या संगठन की तरफ जाते हैं, या एक्टिव पॉलिटिक्स ही, ये हमारा अनुमान है कि एक्टिव पॉलिटिक्स से ही थोड़ा किनारा होते हैं, तो उनके परिवार के किसी युवा सदस्य को क्या मौका मिल सकता है? अभी बिहार में यह अनुमान है कि नीतीश कुमार जी के पुत्र को क्या कोई दायित्व मिलेगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण एक निर्णय है, और ये क्या बीजेपी के नेताओं पर लागू होगा या सिर्फ जो एलाइज हैं बीजेपी के, जो संगठन, जो उसके गठबंधन के सदस्य हैं, सिर्फ उनके लिए? ये महत्वपूर्ण बात है। मनोज, किस तरह से हम लगातार सुन रहे हैं निगम मंडल की सूची तैयार है, संगठनात्मक एल्डरमैन की बात करें, सूची आ भी गई है, अब तो चर्चा ऐसी भी होती है। तो मतलब क्या नवरात्रि का एक प्रतीक्षा है कि सनातन का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है और चैत्र नवरात्रि का अपना महत्व है? क्या लगता है आपको? मतलब अब इंतज़ार के हम एकदम नज़दीक हैं जो पूरा होने वाला है? जी देखिए, एल्डरमैन की नियुक्ति तो बहुत जल्द होने वाली है। मुझे लगता है कि नवरात्र का भी इंतजार नहीं करना पड़ेगा, 2-4-5 दिन में दिखाई दे सकता है, क्योंकि वरिष्ठ नेताओं से जब बात हो रही थी तो इस तरह की संभावना बड़ी तेज दिखाई दे रही। दूसरी तरफ निगम मंडल की जो आप बात कर रहे हैं तो उसकी लगातार सूची, तो खुद जो जिम्मेदार लोग हैं वो कह रहे हैं सूचियाँ तैयार है और
दिल्ली में है। अब एक बहुत बड़ा परिवर्तन शरद जी ये आया कि पहले खबरें हमारे पास हुआ करती थी, सूचियां हम देख लिया करते थे जो आपने कहा। अब तो 16 के 16 गुजरात के बदल जाते, किसी को पता ही नहीं होता है कि इतना लंबा फेरबदल हो सकता है। जी हाँ। लेकिन मध्य प्रदेश में निश्चित रूप से एक बड़ा फेरबदल दिखाई देने वाला है। हाँ, मैं इतना जरूर कह सकता हूँ, जितना सूत्रों से मेरे पास खबर है कि ये जो फेरबदल होगा इसका असर बड़ा गहरा दिखाई देगा और इसमें मंत्रिमंडल के कुछ लोगों को दूसरा मौका तो मिलेगा, लेकिन जो मंत्रिमंडल के भीतर रहेंगे उनसे भी यदि बड़े विभाग है तो मुझे लगता है वो कहीं अलग अलग विभक्त किए जाएंगे और युवा लोगों को ज़्यादा मौका देने की तैयारी हो सकती है, क्योंकि बीजेपी बदल रही नितिन नवीन के बाद से, और उसका सीधा असर मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल की बात करें या बाकी जगह दिखाई देगा। यही निगम मंडल में आप देखिए कि जो पुराने सीनियर लीडर है, यदि वो उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि निगम मंडल में उनको जगह मिल जाएगी, तो अब तो साफ हो चला है कि शायद उनको भी जगह नहीं मिलेगी। तो नए लोगों को ज़्यादा दाव लगाएगी भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि तैयारी 28 और 29 की करना है। जी, लेकिन बीजेपी या कोई भी पार्टी सबसे ज़्यादा महत्व देती है विनेबिलिटी को, तो युवा ज़रूर बीजेपी लेकर आ रही है सामने। खुद उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष 45 साल के हैं, लेकिन विनेबिलिटी फैक्टर तो ये बहुत महत्वपूर्ण होगा कि इस फेरबदल में अनुमान ही है हमारा ये कि क्या गोपाल भार्गव जी का कि उनके बारे में क्या सोचा गया है, क्या उन्हें कोई दायित्व मिलेगा या कोई और चीज़ दी जाएगी, और क्या कुछ और महत्वपूर्ण जो चेहरे हैं वो इधर से उधर हो सकते हैं। सागर से 3-4 नाम जो चर्चा में बने हैं कि सब है भी बहुत सीनियर। जी बिल्कुल ठीक है, जी है, शैलेंद्र जैन साहब का नाम है, नरियावली के विधायक लगातार चुनाव जीतते रहे, प्रदीप लारिया हैं, SC वर्ष से आते हैं, और ऐसे ही निगम मंडल में कुछ महत्वपूर्ण चेहरे हैं जो लगातार इंतजार कर रहे हैं। जी मिथुन जी, किस तरह देखते हैं आप? तमाम तैयारियां तो हैं और बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो सही वक्त पर सही फैसले लेती है। आप मेहनत करने वाली, साल भर मेहनत करने वाली पार्टी है, सिलेबस को चुनाव के बहुत गौर से पढ़ती है और यही वजह है कि आपकी तैयारी में कोई कमी नहीं रहती। लेकिन बीजेपी का जो एग्जीक्यूशन लेवल होता है और जो उसकी समझ है प्रबंधन की, वो शायद कहीं ना कहीं एक चुनौती कांग्रेस के लिए बनती है। जी श्री जी, सही की व्याख्या अलग अलग संदर्भों में की जा सकती है। भारतीय जनता पार्टी की सही की व्याख्या क्या है, तो हमने कई प्रदेशों में देखा, मध्य प्रदेश में इसका एक उदाहरण रहा है। तो भाजपा अपने अनुसार सही करती है। हम जो लोकतंत्र में अपनी जिम्मेदारी सही समझते हैं उसका निर्वहन करने का प्रयास करते हैं। पंकज जी का मैं बड़ा सम्मान निजी रूप से भी, सार्वजनिक रूप से भी करता हूँ, आप सबका भी करता हूँ, लेकिन उनके द्वारा कही गई कुछ बातों से मैं असहमत कि हमने जो बातें की जो वो कल्पना या टिप्पणी के आधार पर, कोई संभावना के आधार पर नहीं, ये तो तथ्यात्मक बातें हैं। आपके चीफ सेक्रेटरी के बयान है, आपके मंत्री जी के बयान है, आपके पूर्व मुख्यमंत्री जी के बयान है। ऑन रिकॉर्ड कुछ नहीं है सर, ऑन रिकॉर्ड कुछ नहीं है। जी जी, हम तो आप लोगों से न्यूज में देखते हैं सर, जो बेशक ये आप कह सकते हैं सोर्सेज के मुताबिक ऐसी खबरें सामने आई हैं। जी सर देखिए, मुख्यमंत्री शिवराज चौहान जी का तो बयान सार्वजनिक है, उसके बाद फिर जिस अखबार की बात कर रहे हैं भाजपा की सरकार, उसको विज्ञापन भी देती है। तो हमें इस बात पर सोचना होगा कि कितना मीडिया को ये लोग सही मानते हैं। नहीं, मैं उस विषय से अलग हटना चाहता हूँ। आपके जो परफॉर्मेंस के पैरामीटर है, चलिए आप चुनिए कि आप किस मामले में आपके परफॉर्मेंस के पैरामीटर को सामने रखना चाहते हैं। आप बताइए कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये बताए कि यदि आपके यहाँ कफ सिरप पीने से बच्चे मर जाते हैं तो क्या आपका स्वास्थ्य विभाग ठीक काम कर रहा है? आपके यहाँ बच्चों को यदि चूहे कुतर दिए जाते हैं तो क्या इंदौर के प्रभारी रहते हुए आपके नेता ठीक काम कर रहे हैं? अगर आपके यहाँ केवल पानी आप पीने का ठीक से नहीं दे पा रहे हैं तो आपके डबल ट्रिपल इंजन सरकार के दावे कितने मौजूद हैं, आप इसका आकलन करिए। हम तो विपक्ष के तौर पर कर ही रहे हैं। साथ ही साथ आप इस बात को भी बताइए कि ये जो आप टाइम ले रहे हैं ये किस लिए लिया जा रहा है, क्योंकि अभी तक 2 साल 2.5 साल हो चुके हैं। अगर आप एक कार्यकर्ता को मौका देते हैं तो उसका कार्यकाल निगम मंडल का खत्म हो चुका होता, जनता को थोड़ी राहत मिल चुकी होती। जनता परेशान है, पीड़ित है। आपसे अपेक्षा है आप मंत्रिमंडल में बदलाव करें या ना करें, बिहार मॉडल पे जाएं या ना जाएं, असम मॉडल में पंकज जी के लिए विशेष रूप से कह रहा हूं, पंकज जी जवाब, जनता के लिए जो बेहतर है वो करिए, जनता उसका इंतजार कर रही है। पंकज जी हाँ देखिए शरद जी, कांग्रेस पार्टी पढ़ने में और टिप्पणी करने में विश्वास करती है, भारतीय जनता पार्टी गढ़ने में विश्वास करती है। हम संगठन को गढ़ते हैं, सेवा काल को गढ़ते हैं, प्रदेश को गढ़ते हैं, और इसीलिए ये गढ़ते गढ़ते ये सारे के सारे जो सेवा क्षेत्र है भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक और अवैध गढ़ बन जाते हैं। जैसे मध्य प्रदेश है, गुजरात है और देश के तमाम राज्य हैं जहाँ कांग्रेस पार्टी हाशिए पर है। उसका कारण सिर्फ यही है शरद जी के काम करना और टिप्पणियों के आधार पर निर्णय न करके जो संकल्प है उसके आधार पर काम करना। तो भारतीय जनता पार्टी संकल्पबद्ध होकर घोषणा पत्र के साथ रिपोर्ट कार्ड पेश करके हर बार मैदान में आती है और जनता की सेवा के लिए जनता को कोटि कोटि प्रणाम करके फिर आग्रह करती है कि भारतीय जनता पार्टी पर कृपा बनाए रखिए। तो हम कृतज्ञ इस मध्य प्रदेश की जनता जनार्दन के कि जिनकी वजह से हमको सतत सेवा का अवसर मिल रहा है
और मध्य प्रदेश को नित्य नए प्रतिमान पर लेकर जाना, देश का शीर्षक राज्य बनाना, ये माननीय मुख्यमंत्री जी मोहन जी। यादव जी और भाजपा का संकल्प है, उसको पूर्ण करेंगे। चलिए, शुभकामनाएं आपको। और इन दिनों एक और जो समीक्षक मानते हैं कि एक मॉडल बीजेपी का है जो केंद्रीकृत मॉडल है, वो लगभग एक जैसी पॉलिसी और एक जैसी नीतियां राज्यों में बना रहे हैं, और उनकी कोशिश है कि मार्गदर्शन की एक केंद्रीकृत प्रणाली हो जिसमें एक रूपता हो। और ये इस मायने में बहुत बेहतरीन है कि आप दिल्ली से बैठकर इन सारी चीज़ों को लेकर एग्जीक्यूशन के लेवल पर जाते हैं, खुद निगरानी रखते हैं, जिससे स्टेट यूनिट्स जो आपकी हैं और सरकारें हैं वो भी टोज़ पर रहें, उन्हें भी ये मालूम हो कि उनकी निगरानी एक सुप्रीम स्तर पर हो रही है और वहाँ से उन्हें मार्गदर्शन भी मिल रहा है और हिदायत भी मिल रही है। तो जाहिर तौर पर बीजेपी अपने इस मॉडल को, जो चुनावी जीत का मॉडल है, उसे और अचूक करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस को ज़रूर इस चुनौती से जूझने के लिए और इंस्टिंक्टिव होकर सामने आना होगा, और वो ज़रूर करेगी ऐसा। बहुत शुक्रिया आप चारों मेहमानों का, और नमस्कार।